जब कुदरत अपना रूप दिखाती है तो रूह कांप जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट 71 के साथ। ये प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हुआ, जमीन से हजारों फीट ऊपर। और इस क्रैश में जो पैसेंजर्स बचे रह गए, उनके पास खुद को बचाने के लिए बस एक ही चारा था, अपने ही साथियों का मांस खाना। फ्लाइट 571 की कहानी, चाहे इसे आप दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहो या मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरता, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये बात है 12 अक्टूबर 1972 की, जब साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई देश से एक प्लेन उड़ान भरता है जिसको चिली देश की राजधानी सैंटियागो में पहुंचना है। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर हैं और ये फ्लाइट टोटल 3 घंटों में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। लेकिन भाई रास्ते में इसको एंडीज की पहाड़ियों को पार करना था और भाई आगे चलकर मौसम खराब मिलने के कारण तुरंत इस फ्लाइट को रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेंडोर शहर में लैंड करा दिया जाता है। और फिर उसके अगले दिन 13 अक्टूबर 1972 को इस फ्लाइट को उड़ान भरने के लिए तैयार कर दिया जाता है। लेकिन परेशानी ये है कि अभी भी मौसम खराब है। और अच्छी बात ये भी है कि जो इस प्लेन का पायलट है वो इस रूट से पहले भी 29 बार उड़ान भर चुका है। इस वजह से उसे पूरा आइडिया है कि इन एंडीज की पहाड़ियों को कैसे पार करना है। पायलट के कॉन्फिडेंस की वजह से ये फ्लाइट 13 अक्टूबर को दोपहर के 2:18 पर फिर से उड़ान भरती है। यहाँ से सैंटियागो पहुँचने में सिर्फ 1 घंटे का रास्ता बचा था और ये प्लेन करीब 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा था। लेकिन आगे चलकर मौसम और खराब होता गया, जिसकी वजह से पायलटों को दिखना और ज्यादा कम हो गया। और 1 घंटे के बाद जब उसे लगा कि उसने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है, तो उसने सैंटियागो के एयरपोर्ट के एटीजी से लैंड करने की अनुमति मांगी। और भाई एटीसी ने उनसे पूछा कि क्या आपने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है? तो पायलट ने कहा हाँ, उन्होंने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है। और एटीसी भी पायलट के द्वारा दी गई लोकेशन पर ही निर्भर थी। तो एटीसी ने प्लेन को लैंड करवाने की अनुमति दे दी और पायलट से कहा कि आप प्लेन को 11,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ले आओ। 3:21 पर पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को धीरे धीरे घटाने लगे। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है कि अभी तो एंडीज की पहाड़ियां ही चल रही हैं और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। और फिर जल्दी से पायलट प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और फिर वो पिछला हिस्सा तो प्लेन से टूटकर अलग हो जाता है। और प्लेन का पिछला हिस्सा टूटने की वजह से पीछे की जो सीटें थी वो यात्रियों के सहित हवा में ही उड़ जाती हैं और 3 पैसेंजर्स हवा में ही उड़कर खत्म हो जाते हैं। इस टकराव में प्लेन का राइट विंग भी टूट चुका था, जिसकी वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है और फिर उसकी दूसरी विंग भी पहाड़ी से टकराती है और वो भी टूट जाती है। और अब केवल प्लेन का फ्रंट पार्ट ही बचा था, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे ग्लेशियर में टकराता है और प्लेन पूरी तरह से तहस महस हो जाता है। प्लेन के पायलट तुरंत मारे जाते हैं और 45 में से 12 लोग इस घटना में मारे जाते हैं और 33 लोग अभी भी जिंदा हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर बहुत ज्यादा जख्मी हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि इस समय वो कहां पर हैं। ये क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 3,570 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर बिखरा पड़ा है। क्या वो इस पहाड़ी से बचकर निकल पाएंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता। और फिर जल्द ही रेस्क्यू के लिए 4 जहाज रवाना किए गए। इन चारों जहाजों ने एंडीज की पहाड़ियों को खंगाल डाला, लेकिन इन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां पर सफेद बर्फ और घना कोहरा था और प्लेन भी सफेद रंग का ही था। इस वजह से ऊपर से देखने पर रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा था और देखते ही देखते रात हो गई और उस दिन रात भर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। और भाई बचे हुए पैसेंजर्स को ये उम्मीद थी कि वो बस आज की रात काट लें, कल तो उन्हें कोई ना कोई बचा ही लेगा। और फिर उन्होंने क्रैश पड़े प्लेन में ही रात गुजारी और अगले दिन सुबह 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन फिर से चालू किया गया और 11 जहाज इन्हें ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन परेशानी वही थी कि क्रैश हुआ प्लेन सफेद रंग की वजह से बर्फीली पहाड़ियों में नजर ही नहीं आ रहा था और वो जहाज सर्वाइवर्स के ऊपर से जा रहे थे, लेकिन उन्हें वो नीचे नजर ही नहीं आ रहे थे। इस वजह से सर्वाइवर्स ने प्लेन को सिग्नल देने के लिए प्लेन के ऊपर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें फिर रियलाइज हुआ कि इतना बड़ा SOS लिखने के लिए लिपस्टिक काफी नहीं थी। और फिर उन्होंने अपने सूटकेसों से बर्फ के ऊपर एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया ताकि वो आसमान से रेस्क्यू टीम को साफ दिखाई दे सके। उस दिन इनके ऊपर से 3 हवाई जहाज निकल कर गए, लेकिन अफसोस किसी ने भी इनको नोटिस नहीं किया। और फिर 8 दिनों के बाद सर्च अभियान को रोक दिया जाता है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ती है। इस
वजह से सर्च अभियान को 2 महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है और ऑफिशियल्स को ये लगा कि इन 8 दिनों में सारे यात्री मारे जा चुके हैं। इस वजह से उनकी मुर्दा बॉडीज को 2 महीनों के बाद खोजकर उनके घर वालों को भिजवा दिया जाएगा। और फिर उन सर्वाइवर्स में से 2 आदमी हिम्मत करके अपनी जान बचाने के लिए मदद ढूंढने लगते हैं। और फिर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद इनको सही रास्ते का अनुमान हो जाता है और ये दोनों कई दिनों तक आगे बढ़ते रहते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद इन्हें एक नदी की छोटी सी धारा मिलती है। वो उस धारा के साथ साथ नीचे चलते रहते हैं और लगातार 9 दिनों तक चलने के बाद 20 दिसंबर को इन्हें नदी के दूसरे किनारे के पास इन्हें 3 लोग दिखाई देते हैं। और ये चलते चलते बहुत ही ज्यादा थक चुके थे क्योंकि इन्होंने पिछले 9 दिनों तक पहाड़ों पर 61 किलोमीटर की हाइकिंग की थी और अब मंजिल इनके सामने थी। और इन्होंने उनसे मदद की पुकार लगाई, लेकिन वो लोग टुमारो बोलकर चले गए और उस दिन उन्हें कोई भी मदद नहीं मिल पाई। लेकिन अगले ही दिन वो विलेजर फिर से वापस आया और एक पत्थर में कागज और पेन लपेटकर नदी के दूसरे किनारे पर फेंका। और फिर उन्होंने पेन और कागज को उठाकर जो भी घटना घटी थी उसके बारे में सब कुछ लिख दिया। और जब उस विलेजर ने उस पेपर को पढ़ा तो वो सब कुछ समझ गया क्योंकि उसे पता था कि इन पहाड़ियों पर कुछ दिन पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था और उस एरिया में भी पूछताछ के लिए लोग आए थे। लेकिन वो हैरान था कि ये लोग अभी तक जिंदा कैसे बचे हैं। और वो विलेजर जल्द से जल्द शहर गया और आर्मी कमांड के साथ इस इंफॉर्मेशन को साझा किया। और जल्द ही चिली की एयरफोर्स इन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है और आर्मी ऑफिसर उन सर्वाइवर्स को भी अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठाकर क्रैश साइट पर पहुंचते हैं। और 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिनों के बाद बचे हुए सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया जाता है। इन लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इस क्रैश के बाद टोटल 16 लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। इनकी ये कहानी सच में दिल दहलाने वाली ही कहानी थी। लेकिन भाई इससे भी ज्यादा खतरनाक सर्वाइवल की कहानी है एक व्यक्ति की जो 438 दिनों तक गहरे समुद्र में फंसा रहा। बीच पैसिफिक ओशियन में छोटी सी नाव उसका घर थी और खुला आसमान जिसके नीचे उसे दोपहर की तेज धूप और रात की ठंड को सहना था। एक अकेला व्यक्ति वीरान समुद्र में 438 दिन यानी 14.5 महीनों तक अकेला मदद की आस लगाए भटकता रहा। इस व्यक्ति की सर्वाइवल की कहानी आपको सच में हैरान कर देगी। तो अगर आपने इस व्यक्ति की कहानी के बारे में जानना है तो आज से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको आने वाली वीडियोस में इस कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी कर दो और हाँ एक बार याद से बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।